हम ऐसा सोचते हैं कि पहला प्यार बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जी। नहीं, आखिरी प्यार बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक ऐसा प्रेम जिसके बाद दोबारा प्रेम हो ही नहीं। हम किसी से मिलते हैं, पहली बार किसी को हमने देखा, प्यार हो जाता है और वो प्यार हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आखिरी इश्क ज्यादा इम्पोर्टेंट है? एक तरफा जो प्यार होता है जी। वो प्यार ही ज्यादातर आखिरी इश्क होता है, क्योंकि जब प्यार दोनों तरफ से होता है तो बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, और जब उम्मीदें होती हैं तो अक्सर प्यार खत्म हो जाता है या नफरत में बदल जाता है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट यार? इसका जवाब तो मैंने आपको पहले ही दे दिया। अगर सब कुछ जायज़ है तो फिर वो एसिड डालने वाला भी तो ठीक है, फिर तो वो रेप करने वाला भी सही है। क्यों ऐसा होता है कि एक लड़की को एक लड़का बहुत ही ज्यादा हर्ट कर रहा है, परेशान कर रहा है, इतना तकलीफ में रखता है उसको, फिर भी वो लड़की उसके पीछे जाती है? इमोशनली डिपेंड होना बहुत खराब चीज़ है। लड़का लड़की में कोई भी गलत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, जब एक बार वो लड़की मान जाती है, लाइक आपने किसी को प्रपोज किया, उसने शादी के लिए हाँ कर दी, उस मोमेंट से ही आपको ऐसा लगने लगता है कि यार अब तो ये मेरी हो चुकी, अब आप एफर्ट्स लगाना बंद कर देते हैं। भगवान आज तक नहीं समझ पाए स्त्री को, तो हम मनुष्य क्या समझेंगे? किसने कहा कि भगवान नहीं समझ पाए? सती थी जिन्होंने शिव को ब्रह्मचारी से गृहस्थ बना दिया, तो अगर शिव नहीं समझ पाए सती को तो शादी क्यों कर ली? अगर राम जी सीता को नहीं समझ पाए तो उनको वन क्यों जाने दिया? क्या एक्स के साथ दोस्ती पॉसिबल है, एक लड़के या लड़की के? बहुत लॉन्ग टर्म के बाद आप एक दूसरे के टच में आ जाओ, बट आप अच्छे दोस्त नहीं बन सकते, क्योंकि वो फीलिंग, मैंने क्या बोला, जैसे दर्द कभी खत्म नहीं होता वैसे प्यार भी कभी खत्म नहीं होता। या तो वो नफरत बन के निकलेगा या तो प्यार बन के निकलेगा, तो दोस्ती तो पॉसिबल नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि कोई तुम्हारे लिए दुआ ना मांगे, हम ये नहीं चाहते कि कोई तुम्हारे लिए दुआ ना मांगे, लेकिन बस हम इतना चाहते हैं कि कोई दुआ में तुम्हें ना मांगे। सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट, दिस इज शुभी। सो आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। जैसा कि इंट्रोडक्शन से आप समझ गए होंगे कि देखिए आज का पॉडकास्ट थोड़ा लव से रिलेटेड है, प्यार से रिलेटेड है, इश्क से रिलेटेड है। तो जिस गेस्ट के साथ आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। आप काफी दूर से आए हैं हमारे साथ वक्त निकाल के, एंड डेफिनेटली आप उनको देखेंगे, यू गाइस विल आल्सो बी वेरी हैप्पी, क्योंकि कन्वर्सेशन ही कुछ ऐसी होने वाली है। एंड दिस पॉडकास्ट इज स्पेशली फॉर द लवर्स, कुछ ऐसे लोगों के लिए जिनका इश्क अधूरा रह गया हो। एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को जल्द से जल्द स्टार्ट। तो मेरे साथ जो गेस्ट इस स्टूडियो में है उनका नाम है स्वर्णिमा जी श्रीवास्तव, एंड ऑथर है। वो एक बुक लिखी है उन्होंने, बहुत ही प्यारी बुक लिखी है जिसका नाम है आखिरी इश्क। अब देखिए, आखिरी इश्क वर्ड ही एक ऐसा इश्क है कि देखिए, इश्क हमेशा समझा जाता है कि पहला इश्क, पहला प्यार, लेकिन आज इस बुक के बारे में हम जानेंगे उनसे। सो हेलो स्वर्णिमा जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताएं। ऑल गुड, ऑल गुड। एंड देखिए, जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ऑफ कोर्स इट्स प्यार से रिलेटेड है। एंड जो आपकी बुक का टाइटल है दैट इज आखिरी इश्क। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, लोग इतना कंफ्यूज होते हैं आज की डेट में अपने पहले प्यार को लेकर, हमेशा पहला वर्ड ही आता है, तो पहले से आखिरी कहाँ से आ गया, ये आप मेरे को बताइए। पहला प्यार तो हम ऐसा सोचते हैं कि पहला प्यार बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जी। नहीं, आखिरी प्यार बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक ऐसा प्रेम जिसके बाद दोबारा प्रेम हो ही नहीं, तो क्या बात है। वो प्रेम ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला दूसरा तीसरा तो होता रहता है। आजकल तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है पहला दूसरा इसीलिए तीसरा। लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, देखिए क्या होता है कि लव एट फर्स्ट साइट भी होता है, आपको पता है। यस, हम किसी से मिलते हैं, पहली बार किसी को हमने देखा, प्यार हो जाता है और वो प्यार हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आखिरी इश्क ज्यादा इम्पोर्टेंट है? एक तरफा जो प्यार होता है जी। वो प्यार ही ज्यादातर आखिरी इश्क होता है, क्योंकि जब प्यार दोनों तरफ से होता है तो बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, और जब उम्मीदें होती हैं तो अक्सर प्यार खत्म हो जाता है या नफरत में बदल जाता है, क्योंकि हम किसी से प्यार करें ये तो हमारे वश में है, जी। कोई और भी हमें वैसे ही चाहे जी। ये हमारे वश में नहीं है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है। तो पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि देखिए, इस एज में यू आर प्रेजेंटिंग एज योरसेल्फ एज अ ऑथर, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली एंड कैसे ये बुक का आपको आइडिया आया, और कुछ बुक के बारे में बता सकते हैं आप? हाँ, इंस्पिरेशन की अगर बात करें तो टोटली मैं मानती हूँ कि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी थी मेरे लिए, ओके। क्योंकि मैंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी बट वो नॉवेल तक उनका पहुँचना थोड़ा पॉसिबल नहीं रहा। बट ये सडनली
कुछ समय में ही मैंने इस कहानी को कंप्लीट कर दिया और मेरे लिए ये कंप्लीटली एक स्पिरिचुअल जर्नी थी। गॉड गिफ्टेड है मेरे लिए ये कहानी। मैं इसके बाद भी बहुत कुछ लिखूंगी, इसके पहले भी बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन ये कहानी पूरी तरह से मेरे लिए ईश्वर का एक बहुत अच्छा उपहार है। इसको लिखने की इंस्पिरेशन अगर बात की जाए तो मैं माँ दुर्गा को बहुत पूजती हूँ, लाइक मतलब जी। एज अ मदर, नॉट एज अ गॉड, एज अ ओके। मदर। सो उनका और मेरा जो प्रेम है, उस प्रेम से ही कहीं ना कहीं ये प्रेम भी निकला है ओके। और ये इंस्पिरेशन भी वहीं से आई है। ये आखिरी इश्क कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, जी। इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये लाइफ की एक जर्नी है। जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप एक लाइफ की पूरी जर्नी आप जी रहे हैं और इसको पढ़कर आप खुद से मिल पाएंगे, क्योंकि इस कहानी को लिखने से पहले मेरे जीवन में भी प्रेम का कोई जी। अस्तित्व नहीं था। और इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मेरी इस बात पे शायद विश्वास ना हो, लेकिन इस कहानी को लिखने के साथ ही मैंने भी प्रेम को महसूस किया, और जिस लेवल पे महसूस किया है शायद वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, या शायद मेरा सौभाग्य है कि ईश्वर ने मुझे चुना कि मैं प्रेम को इस तरह से महसूस कर पाऊँ। बहुत सुंदर। देखिए स्वर्णिमा जी, एक चीज़ बताइए, अभी आपने बात करी एक तरफ़ा इश्क की। कहते हैं एक तरफ़ा इश्क में इतनी ताकत है कि शायद भगवान भी उसके आगे कहीं न कहीं झुक जाते हैं, बिल्कुल, राइट? यस। तो एक तरफ़ा इश्क, लेकिन देखिए किसी को प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन जब वो प्यार नफ़रत में बदल जाए तो वो एक तरफ़ा इश्क कैसे कहलाया जाएगा? नहीं, अगर प्यार है तो नफ़रत नहीं होगी। तो वो इश्क नहीं है। अगर एक तरफ़ा प्यार है तो कभी नफ़रत नहीं होगी। नफ़रत तभी होती है जब दोनों तरफ से प्रेम होता है। क्योंकि हम एक-दूसरे से कुछ उम्मीदें बनाते हैं, जब वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती हैं, उस केस में हमारे बीच झगड़े होते हैं जी, और फिर सही। वो धीरे-धीरे करके चीज़ें नफ़रत में चेंज हो जाती हैं। अगर प्रेम है तो पहली बात तो हम किसी को क्यों बदलना चाहेंगे? राइट। और एक तरफ़ा इश्क में बहुत ताकत होती है, ऐसा इसलिए भी कहेंगे क्योंकि जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो वो भी एक तरफ़ा ही होता है। राइट। लेकिन एक समय के बाद ईश्वर भी आपसे प्रेम करने लगते हैं। वो भी आपके सुख-दुःख में आपका साथ देने लगते हैं। जब हमारे जीवन में आने वाले दर्द, तकलीफ, संघर्षों को भी हम ईश्वर पर छोड़ देते हैं कि अगर ईश्वर ने किया है तो कुछ अच्छा ही होगा। वही प्रेम जब हम किसी इंसान से करने लग जाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि एक तरफ़ा प्रेम में बहुत ताकत होती है। लेकिन एक तरफ़ा प्रेम एक ईश्वर का गिफ्ट है, जो अगर आपको मिला है तो बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि बिना किसी उम्मीद के किसी को प्रेम करना, ये अपने आप में एक बहुत असंभव और बात देखिए है। ऐसे लोग मिलने भी बड़े मुश्किल हैं। ऐसे लोग अगर आप ढूँढने जाएँगे तो आपको नहीं मिलेंगे और बहुत ही कम एक-दूसरे मिलेंगे। के लिए सब कुछ करने के बावजूद भी तो रिश्ते नहीं चल रहे हैं। बिल्कुल सही, फिर रियलिटी है। उनसे रिश्ते कैसे चलेंगे जो हमारे पास हैं ही नहीं? चलिए एक तरफ़ा इश्क के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, एक मूवी आई थी अभी, एक थी दीवानियत, एक दीवाने की दीवानियत, ये हुँ, मूवी आई थी। इस मूवी में जो मेल कैरेक्टर था इतना ज़्यादा प्रेम करने लगे, इतना ज़्यादा प्यार करने लग गया था, ऑब्वियसली सोनम बाजवा को, कि उसके प्यार के आगे उसको कुछ नहीं दिख रहा था। तो कहीं न कहीं वो जो दीवानियत थी वो कहीं न कहीं हैवानियत में भी तो बदल रही थी। प्यार तो वो भी बहुत करता था, लेकिन उसका प्यार एंड में जब जीता, लेकिन तब तक इंसान ही नहीं रहा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, प्रेम जब हम ज़बरदस्ती किसी को हासिल करने की कोशिश करें, जी। तो वो प्रेम नहीं होता है, वो हमारी ज़िद होती है। और वो जितना ज़िद ही थी। वो ज़िद थी। दूसरी बात ये कि आप किसी को कितना भी प्रेम करें, आप अपना वो प्रेम किस तरह से प्रेज़ेंट कर रहे हैं। प्रेम का सबसे पहला पड़ाव होता है रिस्पेक्ट। अगर हम किसी का सम्मान नहीं करते, यदि हम आपकी इच्छाओं का सम्मान नहीं करते हैं, तो फिर प्रेम का तो नामो-निशान हो ही नहीं सकता, फिर तो वो एक बिल्कुल ज़िद सही। है। क्योंकि अगर मुझे प्रेम है किसी से तो मैं ये चाहूँगी कि उसे भी मुझसे प्रेम हो। हाथ अगर मैं पकड़ूँ तो पकड़ उसकी भी होनी चाहिए, और अगर उसकी पकड़ नहीं है, तो फिर मेरा प्रेम मेरे तक रहे वही ठीक है। बिल्कुल सही। मैं किसी ऐसे इंसान से जुड़ना नहीं चाहूँगी। मान लीजिए मुझे किसी से प्रेम है, बहुत ज़्यादा प्रेम है, उसके अलावा मुझे दुनिया में किसी से प्रेम नहीं है और वो व्यक्ति मेरी लाइफ में नहीं है। अब बात ये आती है कि मैं एक
अपना प्रेम उसके सामने रखूं, वो एक्सेप्ट करेगा कि रिजेक्ट करेगा, ये उसका अपना पर्सनल, उनकी अपनी इच्छा है, उनका अधिकार है। और उस रिजेक्शन को हैंडल करने के लिए अगर मैं तैयार नहीं हूँ, तो मेरा प्रेम प्रेम कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि फिर तो जो एक लड़की को 40 साल का आदमी प्रपोज करता जी। है और वो मना करती है और फिर वो एसिड डाल देता है, फिर तो वो भी सही है। तो क्योंकि प्रेम तो उसको भी था, उसके हिसाब से था प्रेम, बट एक्चुअल में वो प्रेम नहीं था। जी। तो इसलिए अगर आपको सच में प्रेम है, तो आपके अंदर रिजेक्शन को हैंडल करने की ताकत भी होगी। अभी आपने बात करी एसिड वाले टॉपिक की। देखिए, कहा जाता है कि इश्क में सब कुछ जायज़ है। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट यार? इसका जवाब तो मैंने आपको पहले ही दे दिया। अगर सब कुछ जायज़ है, तो फिर वो एसिड डालने वाला भी तो ठीक है। फिर तो वो रेप करने वाला भी सही है। मान लीजिए किसी लड़के ने मुझे प्रपोज़ किया, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसने मुझे किडनैप किया, मेरे साथ कुछ गलत किया, तो जी। फिर तो वो भी सही है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ टोटली नो, रॉन्ग। नो, बिल्कुल, बिल्कुल गलत है। हम उस संस्कृति से बिलॉन्ग करते हैं जहाँ पे सूर्यास्त के बाद कहते थे कि युद्ध बंद हो जाएगा, जी। और हो जाता था। पीठ पीछे वार नहीं किया जाता था कभी। लेकिन कुछ ऐसे लोग आए हमारे देश में, जिन्होंने छल से युद्ध जीते। हम सभी बिल्कुल जानते सही, हैं, आज बिल्कुल भी सही। ऐसा होता है। तो अगर सब कुछ जायज़ है, तो फिर तो अभी जो अपना ये दिल्ली में जो भी अभी 2-3 दिन पहले कुछ जी, चीज़ें इंसिडेंट हुई हुआ। हैं, राइट। फिर तो ये भी सही है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ राइट, पता नहीं लव किसने एंड कही वॉर। ये स्टेटमेंट, मुझे भी नहीं पता। जिसने भी कही है, बहुत ही गलत कही है बहुत स्टेटमेंट। गलत कही, बहुत ही घटिया कही ये है। कहीं न कहीं ना कहते हैं प्रोत्साहित करता है लोगों को, एक मोटिवेट करता है कि यार एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, हम भी कर लेते हैं चीज़ें। हुँ। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ये जो जिस मूवी की आप बात कर रहे हैं, जी, ये मूवी हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन भी दे रही है। जी। देखी आपने मूवी? हम कुछ क्लिप्स देखी हैं। ओके, ठीक है। मुझे पर्सनली मुझे हर्षवर्धन काफ़ी पसीद हैं। उनकी सेम जो यार। पहली मूवी जी। आई थी, ही इज़ वेरी हम्बल पर्सन। सनम तेरी कसम, दैट वाज़ क्रेज़ी आई एम अ मूवी। फैन। सीरियसली। वो मूवी मैंने बहुत बार देखी है, मतलब क्या मुझे अच्छा लगा आपको उस मूवी में? उस मूवी में सब कुछ अच्छा ही था, मतलब जो भी था। रोना आया? हुँ। किस पॉइंट पे? बेसिकली मुझे उस मूवी में जो मुझे कॉन्क्लूज़न मिला, वो ये था कि उस मूवी ने एक पिता और एक पुत्री के प्रेम को दिखाया है। बिल्कुल सही। हालाँकि मैक्सिमम लोगों ने शायद ये नज़रिया ना देखा हो, बट मैंने जो देखा वो ये था कि उस मूवी में एक बेटी और उसके पिता के बीच के प्रेम को दिखाया गया है, कि पिता और बेटी, मतलब वो एक, जो बेटियाँ हैं वो भी शायद ज़्यादा इस चीज़ को फ़ील कर पाएँगी अगर वो इस नज़रिए से देखेंगी। जी, वैसे ही इस मूवी का जो मोटिव था, हम सभी जा रहे हैं कि हर्षवर्धन राणे जो हुँ, है वो बेइंतहा इश्क करते जी, हैं, उसकी सारी बदतमीज़ी बर्दाश्त कर लेते जी, हैं। बट पहला जो पॉइंट है ना इस मूवी का, वो ये है कि किसी लड़की से आपको सच्चा प्रेम ही क्यों ना हो, यदि आप उसके साथ ज़बरदस्ती करना चाहेंगे, तो आपका सच्चा प्रेम भी फ़ेल है। बहुत सही। दिस इज़ रियलिटी और ये शायद हर उस हस्बैंड को भी समझनी चाहिए शादी के बाद स्पेशली। बिल्कुल, क्योंकि परफेक्ट। प्रेम कभी ज़बरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता है। और स्पेशली लड़कियों की तो आदत होती है, आप प्रेम से कुछ भी करवा लीजिए, अगर आप ज़िद पे आ गए तो आप कुछ नहीं करा सकते। क्योंकि ये जब सच बात सती है। ज़िद पे आई थी तो शिव को भी लेटना पड़ गया था। ये रियलिटी है। ये एक हमारे धर्मों से ही हमें कुछ बहुत कुछ सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सीखने को मिलता है, हम कोशिश तो करें, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक बिल्कुल, औरत आपके लिए अपनी जान भी दे सकती है, प्रेम से। आप ज़बरदस्ती सोचोगे तो वो आपको जान से मार भी सकती है। सोचना पड़ेगा। स्वर्णिमा जी, ये सिखाना ठीक चाहिए है, हमें अपनी बेटियों एग्ज़ैक्टली को। दैट्स वेरी गुड एंड ऑफ कोर्स बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऐसी मूवीज़ से एंड आई होप ऐसी मूवीज़ और बनती रहें। बिल्कुल। स्वर्णिमा जी, एक चीज़ बताइए कि एक गाना आया था कि किस्मत बदल दी वेखी मैं, सब कुछ बदलदा वेखा। लोग बदल जाते हैं, क्या वो रीज़न होता है आपके थॉट प्रोसेस से कि लोग बदल जाते हैं क्योंकि कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, रिश्ते भी स्थिर नहीं है। क्या वो रीज़न हो जाता है जिससे लोग बदल जाते हैं? लोग कभी नहीं बदलते हैं, लोग हमेशा जैसे थे वैसे ही रहते हैं, सिचुएशंस बदल जाती हैं। और होता क्या है ना कि जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं,
हम अपना एक माइंड मेकअप कर लेते हैं जी, पहले से, जी। एक अपना थॉट प्रोसेस हम डेवलप कर चुके होते हैं। लाइक मैंने आपसे कुछ भी सही गलत नहीं होता, मैंने आपसे कोई सवाल पूछा, उसका जवाब अगर मैं पहले से सोच चुकी हूँ, तो आप कितना भी परफेक्ट जवाब देंगे, मुझे नहीं समझ आएगा, क्योंकि आपने वो नहीं बोला जो मैं चाह रही थी कि आप बोलें। राइट। ये प्रॉब्लम होती है, लोग नहीं बदलते हैं। लाइक सिचुएशन। स्पेशली गर्ल्स के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि जब उन्हें आपसे प्रेम है, हुँ, ठीक है, तो आपकी जो रॉन्ग, जो भी आदतें होंगी, लाइक जी। कुछ गलत है, तो एक्सेप्ट कर लेंगे, अरे ठीक है मैं चेंज कर दूंगी। व्हाई? आप कौन होते हो किसी को बदलने वाले? और ये हमें हिंदी फिल्मों ने सिखाया है, मतलब मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, बट होता है ना कि एक एक बिगड़ैल सा लड़का, फिर उसको एक लड़की मिल जाती है, फिर वो एकदम शरीफ हो जाता है। रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। एक सच। हाँ, अगर अगर मैं खुद को बदलना चाहूँ तो मैं बदल सकती हूँ, कोई भी ठीक है। इंसान खुद को बदल सकता है। बट आप चाहो कि मैं खुद को बदलूँ, उस मोमेंट पे कोई नहीं बदलता। ये सिर्फ गलतफ़हमी अभी है। आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया। एक चीज़ मेरे को सच्ची में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज की डेट में क्यों ऐसा होता है कि एक लड़की को एक लड़का बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहा है, परेशान कर रहा है, इतना तकलीफ में रखता है उसको, फिर भी वो लड़की उसके पीछे जाती है? क्या वो रीज़न हो सकता है आपके हिसाब से? बिकॉज़ उनको लगता है ना कि मतलब इमोशनली डिपेंड होना बहुत खराब चीज़ है। लड़का-लड़की में कोई भी गलत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, जब लड़के किसी के पीछे जाते हैं तो वो अपना 100% देते हैं, ओके। ठीक है? लड़की उस 100% को देख के आपके पीछे आती है। जब एक बार वो लड़की मान जाती है, लाइक आपने किसी को प्रपोज़ किया, उसने शादी के लिए हाँ कर दी। उस मोमेंट से ही आपको ऐसा लगने लगता है कि यार अब तो ये मेरी हो चुकी। अब आप एफर्ट्स लगाना बंद कर देते हैं। हुँ। दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो लड़कियों का ये नहीं है कि आप उनको दिन में 500 बार आई लव यू बोलिए या जी। बहुत सारे गिफ्ट दीजिए। उनको चाहिए आपकी अटेंशन। आप अगर दिन में 1 बार आज बात कर रहे हैं, तो आप 10 साल बाद भी दिन में 1 ही बार बात करिए। तो ये थोड़ा-सा लड़कों को भी समझना पड़ेगा कि हमें किसी को बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं देनी है सिर्फ़ इसलिए कि वो हाँ कर दे। स्टूडेंट जी, एक लाइव केस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। किसी ने मेरे को रीच आउट करा था। जी। मैं नाम नहीं लूँगा उसका। उस श्योर। पर्सन ने मेरे को कहा था कि शुभ सर, मैं बहुत दिनों से एक इश्यूज़ फेस कर रही हूँ। मेरा जो बॉयफ्रेंड है, वो मुझ पर हाथ उठाता है। वो मुझे गाली तक देता है और यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करता है। लेकिन मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। तो आप बताइए मेरे को क्या करना चाहिए? मैं उसके बिना नहीं रह सकती और अगर मैं वो मेरी लाइफ में नहीं रहा, तो मैं मर जाऊँगी। अब मैं क्या उसको रिप्लाई करूँ? आपसे मैं जानना चाहता हूँ। जब हम छोटे होते हैं, जी, ठीक है? गर्ल्स की ही बात करूँगी। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने पेरेंट्स के बिना नहीं रह सकते, राइट? राइट। बट सडनली एक एज के बाद हमारी शादी की जाती है, हम एक नए घर में जाते हैं, नए व्यक्ति से मिलते हैं, उसकी फैमिली को अपनाते हैं और हमारी पहली प्रायोरिटी वो अननोन फैमिली हो जाती है, बजाय हमारे अपने पेरेंट्स के जिनके बिना हम एक जी, सेकंड भी नहीं रह सकते थे। तो जब हम अपने पेरेंट्स को छोड़ सकते हैं, तो हम लड़कियां दुनिया में किसी को भी छोड़ सकते हैं। इनको उस व्यक्ति के साथ एक सेकंड भी नहीं रहना चाहिए जो इनकी रिस्पेक्ट नहीं करता। जो आपकी इज्जत ही नहीं करता, वो आपसे प्यार क्या करेगा? तो इतना माइंड वॉश हुआ पड़ा है, प्यार में इतना अंधा हो गया कोई इंसान कि उसको प्यार छोड़ में नहीं नहीं, पा रहा। प्यार में वो अंधी नहीं है, वो अटैच्ड है। शी फील्स कि मतलब लड़कियां जो है ना वो इमोशनली बहुत डिपेंड होती जी, हैं, बहुत डिपेंड होती हैं। ठीक है। तो ये इमोशनली कंप्लीटली डिपेंड है। मैं इनको यही कहना चाहूंगी, इनकी जगह अगर कोई लड़का होता, मैं उसको भी सेम चीज बोलती। कोई व्यक्ति अगर आपकी इज्जत नहीं करता है, तो आपको उसके साथ एक सेकंड भी नहीं रहना चाहिए। मैं अपनी लाइफ का इंसिडेंट बताना चाहूँगी, जो बिल्कुल, मैंने अभी बिल्कुल। तक नहीं बताया है जी, और स्पेशली मैं इनके लिए ऐसा कर रही हूँ। मुझे अपनी लाइफ के बारे में बात करना पसंद नहीं है बिकॉज़ आई डोंट वांट कि किसी को ऐसा लगे कि कोई इमोशनल कार्ड मेरे साथ रहने वाले 100% लोग नहीं जानते हैं मेरे पास्ट के बारे में। जी, मैं इनको ये बताना चाहूँगी कि जब मैं ये सिर्फ़ मैं आपके लिए जो भी आपका नाम है, मैं हाँ सिर्फ़ जी, आपके लिए कर रही हूँ और मैं जी, चाहूँगी कि ये रील उन तक पहुँचे। मैं 21 की थी जब मेरी शादी हुई, जी, ओके? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। ही इज़ द फर्स्ट मैन जो मेरी लाइफ़ में आया। आई एम कंप्लीटली डिपेंड
आप खुद सोचे, इनकी तो शादी नहीं हुई है, मेरी तो शादी हो गई थी। प्यार का कंप्लीट प्यार को हम कब मानते हैं? जब हमारी शादी हो शादी हो जाती है। जाए, बिल्कुल सही। दैट इज नॉट लव मैरिज, बट लव कम अरेंज, कुछ भी ऐसे बोल सकते हैं, बिकॉज ठीक है, उन्होंने ठीक है, रीच आउट किया मेरी फैमिली ठीक है, को एंड मुझे भी वो ठीक लगे, तो हमने लाइक दोनों फैमिलीज मान गई, तो ठीक हमने है, शादी कर ली। ठीक है, लोगों को लगता है कि हमारी लव मैरिज थी, बट असल में हमारी लव मैरिज नहीं थी, ओके, अरेंज मैरिज ही थी। बट हाँ, मैंने पसंद किया था उनको, ऐसा नहीं कि मेरी फैमिली ने जबरदस्ती शादी कर दी, ऐसा भी कुछ नहीं था। आई ऑल्सो लाइक हिम। सो 21st की एज में मेरी शादी हो गई और मुझे लगा कि वो एक बहुत अच्छे इंसान है। मैंने सिर्फ इसलिए उनके साथ में शादी की थी बिकॉज मुझे लगा कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। ओके, ओके, एजुकेशन में, पैसे में, हर चीज में हम लोग लगभग इक्वल ही थे, ऐसा कुछ नहीं जी, था। तो मैंने सिर्फ इसलिए शादी करी कि मुझे लगा कि एक अच्छा इंसान अगर लाइफ में रहेगा तो मैं तो कुछ ना कुछ कर ही लूंगी लाइफ में, अगर वो नहीं भी करेगा तो मैं कर लूंगी, चलेगा, सब चलेगा। सो बट जैसे ही हमारी एंगेजमेंट हुई, जी, मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि जैसा उन्होंने प्रेटेंड किया था वो वैसे नहीं थे। चीजें बदली, मेरी भी कुछ गलतियां रही हों शायद, मैं कभी ऐसा नहीं चाहती कि मैं कंप्लीटली सामने वाले को गलती दूं, या मेरे कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास शायद ऐसे रहे होंगे कि शायद मैंने पास्ट लाइफ में किसी के साथ कुछ गलत किया होगा, बिकॉज आई बिलीव इन कर्मा एंड आई बिलीव कि हमारे साथ ईश्वर कभी कुछ गलत नहीं करता है। एग्री, अगर मुझे तकलीफ हो रही है तो मैंने गुनाह तो जरूर किया होगा। आई कंप्लीटली बिलीव इन गॉड। सो मैं अपनी माँ पे इतना भरोसा करती हूँ कि मुझे वहां जो तकलीफ मिली वो मेरे हस्बैंड का दोष नहीं था, वो मेरे किसी पास्ट कर्मा का दोष था। बट एंगेजमेंट के बाद भी मुझे सारी चीजें पता चली, बट फिर भी मैंने शादी करी बिकॉज ऑफ कि हमारे कल्चर में एंगेजमेंट का टूटना एक बहुत बड़ी बात होती है। और ओके, बिफोर 15 ईयर बैक 2014 में मेरी शादी हुई थी। ये बहुत बड़ी बात थी, अभी उतनी बड़ी बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी दूसरी लाइफ में हूँ अभी। सो आई कंप्लीटली ट्राइड कि मैंने पूरा 1000% दिया है। इनफैक्ट मैं अपने हस्बैंड को चैलेंज करूंगी कि वो आके लाइव आके वो बोले कि मैंने 100% नहीं दिया। अगर उन्होंने बोल दिया ना तो वो जो कहेंगे मैं करने के लिए क्या रेडी क्या हूँ। था, क्या थी वो सिचुएशन, कुछ बता सकते हैं? हाँ, मतलब लाइक मुझे ड्रिंक नहीं पसंद था, वो ड्रिंक करते थे और उसमें सेम जो इन्होंने बोला ना, एग्जैक्ट पेरेंट्स को वो करना और सेम टू सेम सारी चीजें। डिसरिस्पेक्ट, या बेसिकली बेसिकली डिफरेंट मैं वेज, कुछ अपने मुंह से नहीं कहना चाहूंगी, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ कि आई डोंट वांट कि मैं उनके बारे में कुछ भी गलत बोलूं। ऑब्वियसली वो मेरे हस्बैंड थे, हैं अभी भी, बिकॉज हमने डिवोर्स नहीं लिया है, बट मैं 8-9 साल से अलग रह रही हूँ अपने पेरेंट्स के साथ में। सो मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, हमारी चीजें वर्कआउट नहीं करी बिकॉज ऑफ ही सिर्फ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये रीजन था, वो रीजन था, डिवोर्स डिवोर्स तो खैर नहीं हुआ है, अलग होने का। पेरेंट्स को भी लगता है कि बंदा नहीं कमाता या कुछ भी, मतलब बहुत सारे रीजंस लोग बोलते हैं। मेरा सिर्फ एक रीजन था उनको छोड़ने का। 2016 में मैंने मेरे बेटे को जन्म दिया। ओके, ओवरऑल 10 में चल रहा है वो ठीक है अभी। जी, सो आफ्टर दैट आई फील कि ठीक है, मैं अपनी लाइफ काट सकती हूँ, बट मैं अपने बेटे की लाइफ क्यों खराब करूं? उसने नहीं कहा था कि मैं उसको पैदा करूं। एंड मेरा ये मानना है, मैं सारी मदर्स को, सारे पेरेंट्स को मैं कहना चाहूंगी, माता पिता दोनों का प्यार मिले ना मिले, माता पिता के बीच होने वाले झगड़े का ट्रॉमा आपके बच्चे को नहीं मिलना चाहिए। बहुत ही बड़ा एग्जांपल है, बहुत ही अच्छी बात सो कही आपने। आई डोंट वांट कि मेरे बेटे को वो ट्रॉमा झेलना पड़े, हमारी रोज रोज की लड़ाई झगड़ा। पहला रीजन ये था। सेकंड रीजन ये था कि मैंने बहुत वेट किया। वो व्यक्ति सिर्फ अगर आपका सम्मान करते हैं तो सब ठीक है, क्योंकि जहां सम्मान होगा वहां आप पूरी लाइफ गुजार सकते हो। प्यार हो या ना हो, सम्मान होना बहुत जरूरी है। और जिस भी रिलेशन में सम्मान नहीं, जितना सम्मान महिलाओं के लिए जरूरी है उतना ही पुरुषों के लिए जरूरी है। एग्री, मैं क्योंकि मैं एक सोल के रूप में देखती हूँ। मैं ये नहीं देख रही हूँ कि आप जेंट्स हो, मैं लेडीज हूँ। नो, देखिए आप अब भी एक सोल हो, मैं एक भी एक तरफा सोल डिसीजन हूँ। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑफ यस कि अभी हम इक्वालिटी में चल रहे हैं, जी, ठीक है। और रही बात महिलाओं के अधिकार की, तो महिलाओं को अधिकार दिलाने, महिलाओं को दुनिया में कोई अधिकार नहीं दिला सकता। कोई
महिलाओं के बारे में, मतलब महिलाओं के अधिकारों के बारे में और उनकी चीजों के बारे में कोई जी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। आपको अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। क्या मर्दों ने कभी सामने आके कहा कि हम ही क्यों कमाए, तुम क्यों नहीं कमा रही हो? नहीं कहा ना। सो व्हाई वी आर सेइंग दैट कि हम घर के काम क्यों करें, हम ये क्यों करें? आपको नहीं करना है मत करो, जॉब करो, कौन रोक रहा है आपको? और जिन महिलाओं के लिए कदम उठाया गया है वो महिलाएं बाद में खुद पीछे हट गई। मैंने खुद एग्जाम्पल देखे हैं कि किसी के घर में हस्बैंड वाइफ झगड़ा कर रहे हैं, पड़ोसियों ने जाके उनकी हेल्प करी, बाद में वो अपने हस्बैंड के साइड हो गई। सो महिलाओं को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसी की नहीं है, आप अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करिए। बहुत ही ब्यूटीफुल एंड डेफिनेटली a big salute to you first of all because of your journey and I do appreciate कि आप इतने capable हैं to take your decision of your own life because ये एक inspiration भी है। देखिए I'm not judging anyone but if you are capable enough to handle your own things then you are perfect in your life क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझ चुके हैं। यस। आप उस पे वर्क और कर रहे हैं। मैं एक चीज और यहाँ पे कहना चाहूंगी, सॉरी मैं आपकी बात नहीं को नहीं काट बिल्कुल रही हूँ। जी कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि मैं अलग हूँ, मैं बिल्कुल भी अलग नहीं हूँ। मैं इमोशनली बहुत 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 वीक हूँ। आज भी मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं, आज भी मुझे ट्रॉमा होता है, आज भी मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ, आज भी। इवन मुझे 8-9 साल हो गए हैं मेरे हस्बैंड से अलग हुए, बट मुझे मतलब लाइक कि हम ऐसी सिचुएशन में हैं कि रोने से पहले भी सोचना पड़ता है कि कहीं मेरा बेटा ना सुन ले। लाइक कि आपका मन कर रहा है कि आपको रोना है बट आप नहीं रो सकते, कहीं मेरे पेरेंट्स ना सुन लें। तो ये इतना आसान नहीं होता है और मैं अपने पिता की सबसे कमज़ोर बेटी हूँ, सबसे इमोशनल, सबसे कमज़ोर। छोटी सी उम्र में ही डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसका हार्ट बहुत कमज़ोर है, इसको ज़्यादा टेंशन नहीं देना। यहाँ मैं आपको काट रहा हूँ, आप कमजोर तो नहीं है। दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। नहीं, आई जस्ट से बिकॉज़ ऑफ कि आप ये मत सोचो कि मैं कर सकती हूँ, आप नहीं कर सकते। इवन अभी कुछ दिन पहले भी डॉक्टर ने मेरे को बोला है सेम चीज़। और मेरे फादर ने जब मेरी शादी करी थी तो मेरे हस्बैंड को बोला था कि इसका हार्ट बहुत कमज़ोर है, सो प्लीज़ इसको ज़्यादा परेशान नहीं करना। मतलब मेरे फादर ने कभी मुझसे चिल्ला के बात नहीं करी और उनके साथ मैंने हर तरीके से सैक्रिफाइस किया। बट मैं एक चीज़ वार्न करती हूँ, मैं सारी लड़कियों को, सारे लड़कों को वार्न करती हूँ। आप कितना भी झुक जाइए, आप कितना भी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा लो, आप कितना भी बर्दाश्त कर लो, सामने वाले को समझना है तो समझेगा, नहीं समझना है तो नहीं समझेगा। अपनी ज़िंदगी का एक पल भी बर्बाद मत करो। मैंने उनको 3.5 पौने 4 साल दिए। आज की डेट में आज तक मुझे कभी इस बात का दुःख नहीं है कि मैंने ये डिसीज़न क्यों लिया, बट मुझे इस बात का दुःख है कि मैंने ये डिसीज़न कुछ साल पहले क्यों नहीं लिया। मैं ब्रेव नहीं हूँ, मैं भी आप ही के जैसी हूँ। जब आप एक बार डिसीजन ले लेते हो ना, मैं महीनों में 2020 में मैं कंप्लीटली डिप्रेशन में चली गई थी और लिटरली मैंने सोचा था कि मैं इस बारे में कभी बात नहीं करूंगी। इनफैक्ट जब फर्स्ट टाइम आयुष के साथ मैंने हाँ पॉडकास्ट जी किया था, सो आई मैसेज्ड कि प्लीज कोई भी पर्सनल क्वेश्चन आप मत करिएगा। बट बिकॉज ऑफ कि ऐसी ही बहुत सारी बहनें, बहुत दैट इज सारी ओनली वन बेटियां हैं। एग्जांपल आई एम गिविंग यू। यस, ऐसे बहुत लोग जो बहुत हमें सारी रीच आउट हमारी करते हैं। बहनें हैं, बहुत सारी बेटियां हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के भी हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही इमोशनल टॉर्चर होती हैं, लड़के भी होते हैं। मैं इक्वली देखती हूँ सारी चीजों को और मैंने देखा है लड़कों को इमोशनली टॉर्चर करते हुए लोगों को। मतलब लड़के अपने आप को इस लेवल तक गिरा देते हैं, फिर भी लड़कियां रिस्पेक्ट नहीं करती हैं। देखिए मैं आपको एक चीज तो बताना चाहूंगा कि आप अकेले नहीं हैं, आपके जैसे ही बहुत है, लेकिन इस पॉडकास्ट के बाद काफी लोग आप तक पहुंचने वाले हैं जो आपसे गाइडेंस लेना चाहेंगे और शायद आपको बहुत ज्यादा प्यार मिलने वाला है बिल्कुल, मुझे इस बहुत खुशी पॉडकास्ट के होगी, जरिए। तो मुझे आप बहुत कभी ये खुशी मत होगी। सोचिएगा कि दैट यू आर अलोन। आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो आप ये पॉडकास्ट देख के आपको फॉलो करेंगे, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि ऐसे लोगों को हम इंस्पिरेशन मान रहे हैं। बिल्कुल, मतलब मैं लिटरली मैं चाहती हूँ कि मतलब मेरी जो इंस्टाग्राम की जी फैमिली है, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे बहुत रेयर है कि कभी कोई गलत कमेंट आए। मेरी इंस्टाग्राम देख लीजिए। फैमिली इतनी प्यारी है, मुझे बहुत प्यार करते हैं। जी और जिन्होंने भी मेरी बुक पढ़ी है, इसको खरीदा है, वो सब मेरी इस फैमिली का हिस्सा है। जो लोग मेरे साथ बिजनेस करते हैं रियल एस्टेट का, वो भी मेरी फैमिली है। जी मेरी फैमिली सिर्फ वो 4-5 लोग नहीं है जो मेरे माता-पिता, मैं अपने फादर की सबसे बड़ी डॉटर हूँ। ओके सो वो मेरी फैमिली है, बट ये भी मेरी फैमिली है। एंड
कुछ और भी चीज़ें हैं जो हैं, जैसे जैसे चीज़ें प्रोसीड होंगी तो मैं आप सभी के सामने रखूँगी। और आई ट्राई कि मैं एक एनजीओ रजिस्टर कराऊँ जिसमें जो ओल्ड एज माता-पिता हैं या जो बच्चे हैं, मतलब तो हम उनको साथ में लेके गुड आएँ। जी तो अगर कोई इस चीज़ में लाइक मैं ये नहीं चाहती कि इसके लिए मैं कोई डोनेशन यूज़ करूँ। एज़ अ फैमिली मेंबर हम जब अभी तो मैं मतलब लाइक मैं उस पे वर्कआउट कर रही हूँ जी बिकॉज़ ऑफ कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं जब रियल एस्टेट में आई मुझे रियल एस्टेट के बारे में कुछ नहीं ठीक है पता था। अभी मैंने ये सोचा है बट मुझे लिटरली कुछ नहीं पता हम्म कि एनजीओ क्या होता है, कैसे चलता है, मुझे सच्ची में कुछ भी नहीं पता है। सो मैं ट्राई कर रही हूँ। जो भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे वो एज़ अ फैमिली लाइक हमारी ये जो फैमिली बनेगी उसमें आप एज़ अ फादर, एज़ अ मदर जुड़ेंगे। जी आप एज़ अ लाइक डोनेशन देने वाले किसी पर्सन के रूप में जी आप नहीं जुड़ेंगे। डेफिनेटली वैसे लोगों को मैं बिल्कुल भी इट्स अ वेरी गुड मैंने मतलब अप्रोच सोचा तो यही था कि मैं इसके लिए सिंगल हैंड ही काम ओके करूँगी। बट ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत एक्सपेंसिव है, सो शायद मेरे लिए अकेले करना पॉसिबल नहीं स्वर्णिमा होगा। जी मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि मेरे से जितना हो सके मैं उतना करूंगा जितने मेरी में क्षमता होगी डेफिनेटली आई या सपोर्ट यू फॉर दैट बिकॉज ऐसी थॉट के लिए और ऐसी चीजों के लिए मैं ऑलवेज रेडी आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दैट ठीक है एंड माहौल थोड़ा इमोशनल हो चुका है या थोड़ा सा आपका मूड चेंज करते हैं थोड़ी सी कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जिससे कि आपको भी मजा आएगा मैं मेरे को एक चीज बताओ क्या होता है कि एक लड़के के पास चलो मैं लड़की की बात करता हूँ नहीं मैं लड़की से स्टार्ट करता हूँ हाँ। एक लड़की के पास ना डेफिनेटली आपको मेल फ्रेंड्स बहुत मिलेंगे आसपास और लड़कियां हमेशा कहती हैं मेरी तो फ्रेंड्स ही नहीं है क्योंकि लड़कियां मेरे से चिढ़ती हैं भाई ये कौन सा फंडा है और हमेशा लड़के को क्यों ही बीच में घुसना पड़ता है उसके बॉयफ्रेंड को कि ये कहता है वो कि यार मेरे को तेरे मेल फ्रेंड्स नहीं पसंद और लड़की कहती है मेरे मेरे तो मेल फ्रेंड्स रहेंगे आपको क्या तकलीफ है तो भाई मेल फ्रेंड्स का फंडा समझा दो क्या है ये पहली बात तो आजकल मेल फ्रेंड्स को ना बहुत गलत वे में दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे। मैंने भी कुछ रील्स देखे अच्छा हैं एंड आई लिटरली हेट देम। मेल फ्रेंड जो है ना वो आपका फ्रेंड और ब्रदर का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें केयर जो है ना वो भाई वाली होती है। बट आपके बीच में इतना स्पेस होता है कि आप खुल के बात कर सकते हो। अगर हमारा कोई भाई है, रियल ब्रदर है, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हम डिस्कस नहीं कर सकते। बट एक मेल फ्रेंड जो है ना वो एक दोस्त और एक भाई का कॉम्बिनेशन होता है। सो इसलिए लड़कियों को मेल बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा लगाव होता है बिकॉज वो उनको इमोशनली सपोर्ट करता है। और बॉयफ्रेंड का क्या होता है ना कि बॉयफ्रेंड में, सॉरी फॉर सेइंग दैट बट ये नेचुरल है, लड़के हमेशा फिजिकली पहले अट्रैक्ट होते हैं, इमोशनली बाद में। ओके लड़कियां इमोशनली पहले अट्रैक्ट होना चाहती हैं, फिजिकली बाद में। ओके सो बिकॉज ऑफ दैट लड़के फिजिकली ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो इमोशनल सपोर्ट उतना नहीं कर पाते हैं। आप अपनी गर्लफ्रेंड को अवॉइड करके अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जाएंगे, ये कोई भी लड़का नोटिस कर सकता है। ठीक है हाँ सब जाते हैं। राइट अगर गर्लफ्रेंड का फोन आया और बेस्ट फ्रेंड का आया तो बेस्ट फ्रेंड पहले है। ये लड़के रियलिटी है लड़कों के लिए हाँ होती है। ठीक है तो ये आपकी वजह से है कि हम लड़कियां बोलते हैं कि बेस्ट फ्रेंड पहले है, बॉयफ्रेंड यार बाद लेकिन में। एक चीज बताओ ना इसमें तो लड़का सोचता है कि लड़के को पता है कि दूसरा लड़का क्या सोच रहा है ये लड़का ही जानता है मैं तो मैन बात कर रहा हूँ आपसे हमें पता है कि दूसरा लौंडा क्या सोच रहा है लड़की के बारे में भाई so we know the facts might be that is the reason we feel बट insecure sometimes इफ यू देखिए, ट्रस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट व्हेन हाँ that's right जब हम ट्रस्ट, देखिए छोटा सा भी डाउट जो होता है ना जी वो रिलेशनशिप को खत्म कर देता है। सेम सिचुएशन जब आपको डाउट नहीं होगा तो नॉर्मल रहेगी। सेम सिचुएशन अगर आपके माइंड में किसी ने डाउट डाल दिया है तो अब नॉर्मल हो जाएगी। सो आपकी गर्लफ्रेंड का डेली फोन वेटिंग में जाता हो रात में 12 बजे, आपको टेंशन नहीं होगी। सडनली कोई आके आपसे बोल दे कि यार वो मैंने तेरी फ्रेंड को ना वो उसके साथ में देखा था, हाँ तेरी जी गर्लफ्रेंड को, हाँ और जी ऐसे ऐसे। अब आपके माइंड में डाउट आएगा, इसका मतलब है कि रात में 11 बजे उसी से बात करती है। सिचुएशन सेम है ना। राइट सो देखिए, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जी यही कहूंगी इस चीज के मामले में, हम्म आप आंख बंद करके सामने वाले पे ट्रस्ट करो। अगर सामने वाला ट्रस्ट तोड़ दे रहा है ना तो उसको एक मौका नहीं देना चाहिए। ट्रस्ट बोलते हैं ऐसी ना कि चीज है एक मौका देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। चलिए ये सवाल मैं आपसे करता हूँ मेरे को ये बताइए कि एक बार अगर एक इंसान एक रिलेशनशिप में चाहे वो लड़का हो लड़की हो किसी को धोखा दे देता है क्या उस पर दोबारा ट्रस्ट करना चाहिए कभी नहीं, क्योंकि धोखा कभी गलती नहीं होती है, धोखा सोची समझी साजिश होती है। कैसे
भाई एक आप मुझे खुद बताइए, अच्छा ये एक बात बताइए, आप अपनी सिस्टर के साथ हो, आपने कोई गलती नहीं करी, आप किसी सडन किसी और लड़की के साथ हो और आप बोल रहे हो कि यार वो दारू पी ली और वो गलती हो गई। नहीं, दारू पी के आप अपनी बहन के साथ रहते हैं, माँ के साथ रहते हैं, या कोई लड़की अपने भाई के साथ जी, रहती है, वहां तो गलती नहीं हो जाती। एक ठीक है। अननोन लड़की के साथ कैसे हो गई? बिकॉज ऑफ कि देखिए, जब हम किसी को प्रेम करते हैं ना, मैं आपको बताऊं, जिसे मैं प्रेम करूं या करती हूँ या करूंगी या कुछ भी एक्स-वाई-ज़ेड, एक व्यक्ति, उसके अलावा इस दुनिया में मेरे लिए हर व्यक्ति मेरा बाप, भाई, बेटा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं मतलब मेरी एज के जो लोग हैं ना, उसमें भी मेरे 2-3 बेटे हैं। लोग हँसते हैं मेरे ऊपर, बोलेंगे कि तुम यार अजीब हो, तुमसे 2 साल कोई छोटा है, तुम उसको बेटा बोलती हो। तो ये मेरी फीलिंग है। सो अगर आप किसी एक बंदी को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो ना, कोई भी लड़की आ जाए, आप उसको बहन की नज़र से देखोगे। और हाँ, सही आपकी है। नज़र गलत है, तो आपने दारू पी थी, नहीं पी थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। धोखा देना, किसी के साथ फिज़िकल होना या किसी से इस तरीके से फ़ोन पे बात करना, ये कोई गलती नहीं होती है। एग्री एंड डेफिनेटली ऑडियंस को पता चल चुका होगा कि भाई ये जो बहाना होता है ना कि ड्रिंक करके कर लिया, ये हो गया, वो हो गया, फिजिकल हो गए, गलती होगी, गलती नहीं होती। गलती नहीं होती। धोखा कभी गलती नहीं, लड़की हो या लड़का हो, दोनों के लिए है सेम। अब तो सभी ड्रिंक करते हैं, ऐसा तो नहीं कि लड़के ही करते हैं। देखिए, लेकिन एक बात तो है, जैसे अभी आपने बात करी कि एक लड़की ना के लिए एक लड़का जो होता है वो भाई भी होता है, बेटा भी होता है, पिता भी होता है। एक ये भी बात सही है कि एक स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि स्त्री को समझना भी एक, कह लीजिए, एक मिस्ट्री है। भगवान आज तक नहीं समझ पाए स्त्री को, तो हम मनुष्य क्या समझेंगे? आपका क्या विचार है इसमें, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये देखिए, ये हम एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते हैं, ये बस एक बहाना है। ओके। किसने कहा कि भगवान नहीं समझ पाए? आप मुझे एग्जाम्पल दीजिए। सती थी जिन्होंने शिव को ब्रह्मचारी से जी। गृहस्थ बना दिया। तो अगर शिव नहीं समझ पाए सती को, तो शादी क्यों कर ली? अगर राम जी सीता को नहीं समझ पाए, तो उनको वन क्यों जाने दिया? आजकल का कोई चलिए, जो अग्नि परीक्षा हुई जी। उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद भी तो सीता वन में रही। क्यों जाने दिया राम ने? भरोसा था ना। राइट। फिर हम उनको एक मनुष्य, राम ने प्रभु श्री राम ने एक मनुष्य के रूप में हमें रिप्रेजेंट किया है, जी। भगवान के रूप में नहीं किया है। उन्होंने कोई चमत्कार किया? नहीं किया। उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया, उन्होंने प्रॉपर पुल बनाया, फिर वो गए लंका में। उन्होंने कोई राइट। चमत्कार, वो चाहते राइट। तो 1 सेकंड में यहाँ से और सब लंका कुछ पहुँच भगवान, जाते। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। बट उन्होंने अपने आप को एक आम इंसान की तरह रिप्रेजेंट किया। जी। एक आदमी के जीवन, अच्छा एक बात मुझे बताइए, जैसे कि मैं हूँ, ठीक है? आप मुझे सिस्टर बोल सकते हो, ठीक है। आपकी अपनी बिल्कुल। सिस्टर होगी जी, ना घर पे? बिल्कुल है। आप मुझे मदर बोल सकते हो, जी। जबकि आपके घर पे आपकी अपनी मदर है। जी। आप मुझे चाची, नानी, दादी, मौसी, बुआ, फूफा कुछ भी बोल सकते जी। हो, ठीक है? सडनली किसी राह चलती औरत को आप वाइफ बोल सकते हैं, नेवर। सोच भी नहीं सकते। गर्लफ्रेंड बोल सकते हैं। नहीं। दैट मीन्स गर्लफ्रेंड और वाइफ का रिश्ता, गर्लफ्रेंड का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे यहाँ पे, ठीक है? वाइफ एक ही होती है, सिर्फ एक। हस्बैंड सिर्फ एक होता है। मैं किसी भी आदमी को भाई बोल दूं, पिता बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, बुरा नहीं मानेगा। मैं किसी सडन आदमी को बोल दूं हस्बैंड, क्या रिएक्शन होगा उसका बताइए? ये जो हम बोलते हैं ना कि लाइक मतलब दो चार, एक एक बॉयफ्रेंड को छोड़ के दूसरा बनाया, एक हस्बैंड को छोड़ के जी। दोबारा शादी कर ली, सारी चीजें बिल्कुल करनी चाहिए, बट एक टाइम पे एक ही इंसान होना चाहिए। वो पोजीशन एक टाइम पे एक ही इंसान को मिल सकती है। एग्री। मैं ये ठीक है। नहीं कहूंगी कि किसी का डिवोर्स हो गया है या मैं खुद उस सिचुएशन में हूँ, तो मैं क्या बोलूं? हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं है शादी करने का, बट मैं ये सपोर्ट नहीं करूंगी कि किसी ने डिवोर्स लिया तो वो शादी ना करे, बिल्कुल करे। चलिए, एक आपसे बेहतर इसका आंसर कोई नहीं दे सकता। मेरे को बताइए कि क्या एक इंसान को एक व्यक्ति के साथ एक बार प्यार होता है, क्या उससे दोबारा भी प्यार किया जा सकता है? एक ही इंसान से बार बार प्यार होना, इससे खूबसूरत बात कुछ नहीं है। क्या बात है। आप 100 बार प्यार करिए, लेकिन एक ही इंसान से करिए। क्योंकि आपने कहा ना कि अभी वाइफ एक ही होती है, तो गर्लफ्रेंड का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। गर्लफ्रेंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। हम उस कल्चर से बिलोंग करते हैं जहाँ पे लड़की ने नाम सुना कि वो राजकुमार ऐसे ऐसे है, और उसने बोल दिया वही मेरा पति जी। बनेगा, बात खत्म। मतलब अगर लड़के ने बोला कि मुझे ये जी। लड़की चाहिए, तो उसकी वैल्यू नहीं है, बट अगर लड़की ने बोल दिया कि मुझे वो, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना वो क्या बोलते हैं, वरमाला का हाँ कॉन्सेप्ट जी। है हाँ जी। है ना? वरमाला का कॉन्सेप्ट है, जी। वर
लड़के का चयन लड़की करती है, लड़की का चयन लड़का नहीं करता है। तो हमारे यहाँ तो औरतों को इतनी फ्रीडम है, हमेशा से है। जब जयमाल होता है तो पहले गले में माला कौन डालता है? लेडी। चलिए, एक चीज मेरे को यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि क्या होता है कि अगर मैंने एक इंसान से प्यार करा, बेहद प्यार करा, बेइंतहा प्यार किया, उसके अलावा ना मेरे को दिखता, ना दिन दिखता, ना रात दिखता, लेकिन एक पल ऐसा है मेरी लाइफ में कि सब कुछ जैसे चेंजेस हो गए, क्या मेरे को दोबारा प्यार होगा किसी और पर्सन से उतने लेवल का जितना मेरे को पहले पर्सन से था? आप बताइए। अगर आपको सच में, देखिए दो चीजें होती है, एक तो अट्रैक्शन प्यार से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि अट्रैक्शन में उम्मीद होती है, अगर मैं आपको पसंद करती हूँ तो आप भी मुझे पसंद करें। प्यार में ये उम्मीद नहीं होती है। अगर अट्रैक्शन था तब तो बात खत्म, बट जी। अगर प्यार था तो उस लेवल का प्यार दोबारा नहीं होगा। और प्यार में कभी ये इच्छा नहीं होती है कि आप भी मुझे प्रेम करें। जैसा कि आपने बताया मतलब शुरुआत थोड़ा में। सा अंदर रहता तो है कहीं पे, थोड़ा सा कि सामने वाला भी काश मेरे लिए कुछ होता, लेकिन ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि अगर आप मेरे को प्यार नहीं कर रहे हो तो मुझे आपसे नफरत हो गई। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। इनफैक्ट एक औरत को या एक आदमी को अगर आपको सामने वाले से प्यार है, लाइक मुझे मेरे बेटे से प्यार है जैसे, ठीक है, अभी मेरा बेटा बोले कि माँ मेरे को बिजनेस में नहीं जाना, तो मैं बोलूं कि मैं तुझे घर से निकाल दूंगी, ये प्यार है? नहीं। सेम कॉन्सेप्ट है। प्यार एक ही है, हर रिश्ते में सेम कॉन्सेप्ट ही लागू होता है। ठीक है। अगर मुझे मेरे बच्चे से प्यार है, अगर वो बोलेगा कि माँ मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे फुटबॉल खेलना है, या मुझे बिजनेस नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं करना, जो भी वो रहेगा मैं उसको गाइडलाइन दूंगी कि बेटा देखो ये नहीं ये कर लो, अगर जी। तुम्हें ठीक लगता है तो। अगर वो बोलेगा कि मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो मैं बोलूंगी कोई बात नहीं बेटा, तो तुम एक काम करो ना कि तुम गेम्स पे कंसंट्रेट करो, या तुम्हें कुछ डांस पसंद है, म्यूजिक पसंद है, क्या पसंद है आपको, तो मैं उसको उसमें इंक्रीज करूंगी। ना कि मैं ये बोलूंगी अगर ये करने जा रहे हो ना तो मेरे पास मत आना दोबारा, जब फेल हो गए ना तो मेरे पास मत आना। ये प्यार नहीं है। तो प्रेम का मतलब देना होता है, जहां ठीक है। पाने की इच्छा नहीं होती है या ना के बराबर होती है, ऐसा कह सकते हैं। इच्छा जी। तो थोड़ी बहुत होती है बट ना के बराबर होती है, वहां पे प्रेम होता है। बहुत ही सुंदर। आप एक चीज बताइए, अभी मैं जब आपकी प्रोफाइल चेक कर रहा था, मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े जो कि आपकी बुक से ही रिलेटेड थे। आखिरी इश्क, आखिरी इश्क में आपने जिस लड़की के बारे में बात की है उसकी आपने पास्ट लाइफ के बारे में बात की है। उस पास्ट लाइफ में आपने ढंग से चीजों को शायद लोग समझे नहीं, तो आप कुछ बता सकते हैं कि पास्ट लाइफ से आपका क्या मतलब है? क्या है वो पास्ट लाइफ का राज? उसको लोगों ने बहुत रॉन्ग वे में ले लिया एक्चुअली। जी। मतलब अभी क्या है ना, अभी जैसे हम अगर पास्ट लाइफ की बात करें तो लोगों का ध्यान जो है ना वो सीधे सेक्सुअल रिलेशनशिप पे जाता राइट, है। रियलिटी यही सोच एकदम रहे हैं वो सब। कमेंट्स मैंने पढ़े, यही तुरंत, माइंडसेट है। हाँ। जी। मैंने कुछ लोगों को रिप्लाई दिया, फिर मैंने कहा छोड़ो क्या जी। करना। तो पास्ट लाइफ से मेरा मतलब है, जैसे कि अभी इनका ये जो हाँ एक्सपीरियंस जी। चल रहा है लेडी का, आपने जो बताया, या मेरा पास्ट लाइफ का जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने इस एक्सपीरियंस की बात की थी। और रही बात फिजिकल रिलेशन की, तो देखिए शायद ही कोई ऐसा होगा जिसका फिजिकल रिलेशन शादी से पहले ना हो, बहुत रेयर है। मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रही हूँ, और ये कोई गलत बात भी नहीं है। आप अपनी मर्जी से किसी के साथ कुछ भी कर रहे हो, दैट इज योर पर्सनल मैटर। मैं कोई भी नहीं होती हूँ उसमें कुछ भी बोलने वाली। बट मैं ये जानती हूँ कि जब हम एक नई जर्नी की शुरुआत करते हैं तो उस नई जर्नी में सामने वाले को हम कभी धोखा ना दें। जी। लाइक किसी की भी पास्ट लाइफ में क्या चल रहा था वो एक अलग बात है, क्योंकि हम राम तब मांगे ना जब हम खुद सीता हो, या मैं सीता तब बोलूं ना सामने वाले को जब मैं खुद राम हूं। तो रियलिटी ये है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका शायद इस तरीका का रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं होता है कभी भी, क्योंकि दोनों चीजें हमेशा बराबरी से चलती हैं। तो ये फ्रीडम आपको मिली है, और मैं तो ये कहूंगी कि फिजिकल जो इंटरेक्शन है, इस मेंटालिटी से थोड़ा ऊपर उठ के अपने करियर पे हम अगर फोकस करेंगे ना तो ज्यादा बेहतर और होगा। देखिए, कहीं ना कहीं रियलिटी ये चीजें बढ़ती जा रही है और मेरे को लगता है वेस्टर्न कल्चर ज्यादा अडॉप्ट किया जा रहा है यहाँ पर। दे आर लाइक नॉट सीरियस अबाउट देयर धर्म, दे आर नॉट सीरियस अबाउट देयर रिलेशनशिप। एक वर्ड आ गया सिचुएशनशिप, आपको पता ही है। तो दे आर नॉट गिविंग कमिटमेंट्स। सीरियसली आई डोंट नो व्हाट इज सिचुएशनशिप, और बहुत सारे वर्ड चल रहे तो हैं, कंफ्यूजन है ना, यही तो मैं कमिटमेंट्स। जानती नहीं हूँ हम सच्ची सिर्फ एक में। चीज को जानते हैं, दैट इज हस्बैंड एंड वाइफ यस, कमिटमेंट्स, कि आप दैट इज कमिटमेंट रहो, कमिटेड रहो अपने यस। पार्टनर को लेके। मैं आपको ठीक है। बोलूं, अगर मैं आज किसी के बारे में सोचूं, हाँ लाइक जी। अगर
मेरे माइंड में कोई व्यक्ति चला जाए, जी, जैसे कि मेरे हस्बैंड को और मेरा, देखिए मैंने उनके साथ 100% दिया एंड उनसे अलग होने के 1 डेढ़ साल तक मुझे उनका वेट भी था, मुझे लगा कि वो आएंगे, मतलब, और मेरे लिए उस सिचुएशन से निकलना कितना मुश्किल था ये मैं ही जानती हूँ। मतलब 2-3 साल तक, 4 साल तक मेरी लाइफ का कोई भी ऐसा दिन नहीं था जिस दिन मैं रोई नहीं, और बुरी तरीके से। और क्योंकि जॉइंट फैमिली है तो खुल के रोना भी पॉसिबल नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है कि पेरेंट्स हमारे ना परेशान हो, तो खुद को बाथरूम में लॉक करके रोना, हम लोगों का ये जॉइंट फैमिली हम्म, वालों का फेवरेट प्लेस जी, होता है। बाथरूम में जाके नल ऑन करके फिर रोना। एंड आई अंडरस्टैंड। फील कि मैं, मतलब चीखना, चिल्लाना, चीजें तोड़ना, मैं ये फील करती थी, बट मैं कुछ नहीं कर पाई। तो 2020 में मुझे डिप्रेशन हो गया एंड डॉक्टर का पहला सवाल यही था कि गुस्सा करती हो? मैंने कहा नहीं। बेटे को डांटती हो? मैंने कहा नहीं। रोती हो? मैंने कहा कभी कभी छुप के। तो उनका यही कहना था कि एक्सप्रेस करो अगर कुछ है अंदर, तो हालांकि मैंने उनकी बात नहीं मानी। तो, तो आज भी थोड़ा बहुत सफर कर जाती हूँ कभी कभी, बट हाँ, मैंने जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है और मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ, देखिए, मैं आपको एक कोई भी आपकी कर सकता है। क्वालिटी बताता हूँ। अभी लाइक द वे यू आर एक्सप्लेनिंग द थिंग्स, मैं बहुत सीरियस होकर सुन रहा हूँ। लेकिन कहीं न कहीं आप मैं सीरियस इसलिए हो गया क्योंकि मैं स्टोरी को समझ रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ, फ़ील कर रहा हूँ। लेकिन आप उसको सोचिए हँसकर समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ये भी एक खूबी है कि हर किसी में नहीं होती। तो यू आर स्ट्रॉन्ग एंड दैट इज़ वेरी गुड। तो आप इसको पॉज़िटिव तरीके से लीजिए। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा, मैं, मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत आपको नहीं है। लिटरली आज की डेट में मैं खुशियों को भी फ़ील नहीं कर पाती जी, हूँ और मैं दर्द को भी फ़ील नहीं कर पाती हूँ। बहुत रेयर मोमेंट होते हैं जब मुझे रोना आ जाता है, बहुत रेयर होता है, मतलब मैं हमेशा आपको हँसते हुए दिखूँगी। बट रियलिटी में मैं कब हँस रही हूँ ये मुझे भी नहीं पता है, कि मैं फेक कब हूँ और मैं रियल कब रियल हूँ कब मुझे हो? खुद को नहीं पता। मतलब मुझे इतनी आदत हो गई है स्माइल करने की। सो मैं ये बिल्कुल आपसे नहीं कहना चाहूँगी कि किसी से भी मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप अपने आप को इस लेवल पे लेके जाएँ। बट हाँ, ठीक है। क्योंकि ये इमोशंस का खत्म हो जाना, ये भी बहुत खतरनाक होता है। मतलब, और अभी अगर मैं चाहूँ भी कि मैं इमोशनली थोड़ा-सा कुछ फ़ील करूँ, तो नहीं होता है। द रीज़न इज़ यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ये सच है कि हर इंसान की लाइफ के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से उसके दुःख होते हैं। शायद आपने उस लेवल की चीज़ें देख ली हैं कि उससे ऊपर का दुःख आपको फ़ील नहीं हुआ। हाँ, हो सकता है कि इंसान जब बियॉन्ड दैट पॉइंट जाए उसको फ़ील हो। बट मैं नहीं चाहूँगा कभी आप में ऐसा आप कोई ऐसा मोमेंट अपनी लाइफ में फेस करें। यू आर वेरी गुड एंड ऑफ कोर्स आप बहुत अच्छे हैं, बात करने में बहुत अच्छे हैं आप। फॉलोअर्स आपको इतना फॉलो कर रहे हैं, इतना प्यार देते हैं आप, तो उन पर ध्यान दीजिए आप। अपार्ट फ्रॉम दिस पर्सनल लाइफ, ठीक है, पर्सनल लाइफ होती है अगर एक इंसान की, लेकिन बहुत आगे आ चुके हैं आप उस लाइफ हाँ, से, मैं उस वहाँ से जर्नी से बहुत बहुत आगे आ आगे आ चुके हैं। चुकी हूँ और मतलब मैं एक छोटी-सी फैमिली तक सीमित नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ, ऑलरेडी मेरे पास इतनी बड़ी फैमिली है सोशल मीडिया पे, जी, और जितने भी लोग जुड़े हैं बहुत जेन्युइन, बहुत प्यारे लोग हैं। मतलब मैं देखती हूँ कि मेरे अकाउंट पे फालतू के लोग नहीं हैं, जी, बहुत ठीक जेन्युइन है। लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और इस फैमिली को मैं और बड़ा करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि धीरे-धीरे हमारी फैमिली और बड़ी हो, इंस्टाग्राम की भी हो और पर्सनली जो मैंने बात करी है, उसकी भी हो। और एक बार चीज़ें वर्कआउट करेंगी तो मैं अपनी दोनों फैमिली को कंबाइन करना चाहूँगी, क्योंकि जब दोनों फैमिलीज़ लाइक एनजीओ और सोशल मीडिया दोनों कंबाइन में जाएँगे ना, तो एक-दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और रही एग्ज़ैक्टली, बात दर्द की, तकलीफ की, प्रॉब्लम की, तो जब तक आप ज़िंदा हैं, आपकी लाइफ की लाइन कभी सीधी नहीं होगी, क्योंकि जिस दिन लाइन सीधी हुई उस दिन आप डेड। एग्ज़ैक्टली, वो तो सच बात हमने है। मतलब ये तो ख़ैर एक पॉइंट है, ऐसे बहुत से पॉइंट मैंने फेस किए हैं। 8 साल की जर्नी इतनी आसान नहीं थी, बिज़नेस करना, फिर कोरोना आना, बहुत से अप डाउन्स देखे हैं, लेकिन बहुत सारे अच्छे लोग भी साथ में जुड़े जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, जिन्होंने चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल किया, हमारा सपोर्ट किया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मतलब लाइक ये लाइफ़ है। आप एक ही पर्सन में सारी खुशी मत ढूँढिए, क्योंकि मैंने भी ये गलती की है। और इन फ्यूचर भी, लेकिन हाँ, क्योंकि हमारा नेचर ऐसा है, अगर आज मुझे किसी से प्रेम हो जाए, तो मैं उसको हस्बैंड मान लूँगी, मिले ना मिले वो मुझे। बहुत ही क्योंकि मेरे खूबसूरत या हस्बैंड से मेरा रिलेशन जी, लगभग लाइक 1-2 साल मैंने वेट किया, 6-7 साल हो गया है। मुझे उनसे प्यार तो छोड़िए, मुझे उनसे नफ़रत भी नहीं है। सो हमारा रिलेशन कंप्लीटली खत्म हो चुका है। तो अगर मेरी लाइफ में कोई व्यक्ति आता भी है इन फ्यूचर,
हालांकि मैं चाहती नहीं हूँ कि कोई आए या ऐसा कुछ हो, बट हाँ अगर कोई आता है तो वो एज अ हस्बैंड ही होगा, भले हम 7 फेरे ना लें। क्या बात है। जी। तो हम उस कल्चर से बिलोंग करते हैं। मैं अपने यूथ को ये कहना चाहती हूँ कि आप इस कल्चर से बिलोंग करते हो, आप क्यों भटक रहे हो? समझ गया, मैं समझ गया, ठीक चरित्र से बढ़ के कुछ नहीं होता है, है। जी। तो चरित्र को संभालना बहुत ज़रूरी है। एंड स्वर्णिमा जी, डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग, एंड इतने लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, यहाँ तक जिन्होंने देखा, उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। एंड कुछ अलग से मैं क्वेश्चन दोबारा पूछता हूँ। देखिए, हम कोशिश करते हैं आपसे सवाल करने की, लेकिन कहीं ना कहीं एक इमोशनल एस्पेक्ट चला जाता है, क्योंकि लाइफ ही ऐसी है। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, ये बताइए कि मेरे को, जिन लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, तो ब्रेकअप के बाद वो लड़कियां कठोर दिल बन जाती हैं, या क्या हो जाता है ऐसा कि वो मैच्योर हो जाती है कि जिससे उनकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है? ये आप मेरे को बताइए। लड़कियों की ही बात नहीं है, लड़कों की भी बात है। अगर अगर आपको सच में किसी से प्रेम था और आपका ब्रेकअप हो गया, आपका रिश्ता टूट गया, ब्रेकअप जैसा वर्ड तो खैर नहीं है हमारे वहाँ पे। अगर आपको सच में प्यार सच्चा था, तो जी। लड़का हो या लड़की हो, दिल टूटने के बाद आदमी 8-10 साल मैच्योर हो ही जाता है। वो लाइफ 8-10 साल आगे चली जाती है सडनली। तो ये बहुत आम बात है। और मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे कि अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ भी है इस तरीके का, तो बजाय इसके कि आप सुसाइड अटेम्प्ट करें या मैं सामने वाले को कैसे छोड़ूँ या क्या करूँ, क्या ना करूँ, इन सब चीज़ों में देखिए ट्रॉमा से बाहर निकलने में बहुत टाइम लगता है, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और वापस उस ट्रॉमा तक पहुँचने के लिए मैंने 8 साल लगाए हैं, मैं 8 सेकंड में वहाँ वापस पहुँच जाती हूँ, अगर मैं सोचना शुरू कर दूँ आज की डेट क्या में। बात है, ये तो दिमाग की ऊपर है सब तो कुछ आपके। दर्द कभी खत्म नहीं होता ठीक है, है। दर्द के साथ जीने की आदत डालनी पड़ती है। और आप अपने आप को इतना बेहतर बनाइए कि छोड़ के जाने वाला पछताए। परफेक्ट, परफेक्ट। एंड एक चीज मेरे को बताइए कि क्या एक्स के साथ दोस्ती पॉसिबल है एक लड़के या लड़की के लिए? क्या मानना है आपका? नहीं, ऐसा लेकिन लोग नहीं होता बनाते है। हैं, लोगों के होते हैं, मतलब एक देखिए, अफेयर है, उसके बाद हाँ, ब्रेकअप हो गए, शादी भी होगी, तब भी एक्स उनके टच में है। नहीं देखिए, एक लॉन्ग पहली चीज़ तो कि मतलब मान लीजिए कि अभी बहुत लॉन्ग टर्म के बाद आप एक-दूसरे के टच में आ जाओ, बट आप अच्छे दोस्त नहीं बन सकते, क्योंकि वो फीलिंग मैंने क्या बोला, जैसे दर्द कभी खत्म नहीं होता, वैसे प्यार भी कभी खत्म नहीं होता है। या तो वो नफ़रत बन के निकलेगा या तो प्यार बन के निकलेगा। तो दोस्ती तो पॉसिबल नहीं है। गॉट इट, परफेक्ट। एंड आप मेरे को ये बताइए कि आपकी नजर में रेड फ्लैग कौन है और ग्रीन फ्लैग कौन है? कौन से ऐसे बॉयज को जो आप प्रेफर करते हैं, अरे ग्रीन फ्लैग है और ये रेड फ्लैग है, एक गर्ल के पर्सपेक्टिव से बताइए। जो आपका सम्मान नहीं करता है, दैट इज रेड फ्लैग। यस। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो बात की है ना, पहले तो सम्मान है। अगर आप रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। और इसमें हालाँकि और भी कई पॉइंट होते हैं। जी। अगर लड़का आपको ये बोल रहा है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, बट अगर लड़का आपको ये बोल रहा है कि जैसे कि आजकल बहुत चल रहा है कि लड़कियां पैसों के पीछे भागती हैं, हो सकता है, बट मैं ये जानती हूँ कि अगर मुझे आपसे प्रेम है तो मैं चाहूंगी कि मैं दुनिया की सारी खुशियां आपको दूं, फिर वो चाहे फाइनेंशियली हो चाहे जैसे भी हो। हाँ, लड़का कोशिश कर रहा है और चीजें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, वो एक अलग बात है, बट लड़का चाहेगा। एक तो ये है कि हमारे यहाँ पे कल्चर में ऐसा भी तो है ना कि आपने देखा होगा काफ़ी सारे घरों में ऐसा होता है कि महिलाएँ ही कमा रही हैं, होता है, रियलिटी है। है ना? और आदमी उसमें से भी छीन के जाके दारू पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, है ना? काफी तो काफी लोग हैं हाँ, ऐसे। तो अगर आप फाइनेंशियली अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लड़के का पहला वो होता है कि मुझे फाइनेंशियली अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। दूसरी चीज़ कि अगर लड़का आपसे ये कह रहा है, शायद ये बात किसी ने नहीं कही होगी, बट लड़का अगर आपसे ये कह रहा है कि वो आपके लिए अपनी फैमिली को छोड़ देगा, इससे बड़ा रेड फ्लैग कोई नहीं हो सकता। झूठ है ये। बिल्कुल। अगर वो अपनी आप ये बताइए मुझे, माँ-बाप ने कितने कॉम्प्रोमाइज़ करके 20, 25, 30 साल आपको पाल-पोस के बड़ा किया, उनको छोड़ दोगे, 3 साल या 3 महीने पहले आई हुई लड़की के साथ निभा लोगे आप ज़िंदगी भर? क्या पता उससे बेहतर मिल जाए, उसको भी छोड़ दो, सेम लड़की के लिए भी है। अगर कोई लड़की आपसे ये बोले कि माँ-बाप को छोड़ के आपके साथ भाग जाऊँगी, रेड फ्लैग। क्या बात, बहुत ही और कोई सही। लड़की अगर आपको आपके उस टाइम में सपोर्ट करे जब आप फाइनेंशियली मजबूत नहीं हो, वो सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग है। क्या बात है, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कहीं ना कहीं।
और ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करते हैं जो लड़कियां अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही है, स्पेशली ऐसे लोगों को फाइनेंशियली तब ये फील नहीं आती लड़की के लिए कि दैट पर्सन अमीर है गरीब है, वो प्यार ही करती है उससे, वो सच्चाई है। एक जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि देखिए टाइम की थोड़ी सी कमी है आप पर भी। मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी, उस वीडियो में क्या था, एक लड़की से एक इंटरव्यू करा जाता है, उससे लड़की से पूछा जाता है कि आप अपने हस्बैंड के साथ खुश हैं, क्यों खुश है? लड़की कहती कि दैट आई एम हैप्पी नॉट बिकॉज ही इज गुड लुकिंग, ही इज नॉट दैट मच स्मार्ट, इतना अच्छा नहीं दिखता वो, लेकिन हिज पॉकेट इज वेरी गुड। ये स्टेटमेंट है बकायदा, मैं आपको रील शेयर करूंगा, आप देखिएगा। मेरे को ये मानना है कि इस माइंडसेट से मैं क्या समझूं, कैसे लड़के ट्रस्ट करें लड़कियों पर, दोस्त हु आर नॉट गुड लुकिंग। मेरे से सुंदर भी बहुत है, मेरे से स्मार्ट लड़के बहुत मिलेंगे, मेरे से नीचे भी बहुत मिलेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को हम जज कैसे करें? ऐसी गर्ल्स की थिंकिंग को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं हम बॉयज? अपनी अमीरी छुपा के। अमीरी मत दिखाओ, देन रियलिटी आप दिख 1 जाएगी। लाख कमा रहे हो, अगर आपको कोई लड़की पसंद है, आप क्यों बता। लड़कों की एक बहुत गंदी आदत होती है, अगर वो 10,000 कमा रहे हैं ना, तो वो 50,000 बताएंगे। अगर उनकी प्रॉपर्टी, अगर उनकी नेटवर्थ 1 करोड़ है, तो वो 10 करोड़ बताएंगे। वाई? लॉयलिटी चाहिए तो पैसा दिखा क्यों रहे हो? दैट मीन्स कि आप अपना पैसा दिखा के अट्रैक्ट करना चाह रहे हो ना सामने वाले को, क्यों दिखा रहे हो? I do agree एंड डेफिनेटली स्वर्णिमा जी, ये जो एग्जाम्पल आपने शेयर करे बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, एंड आई होप ऑडियंस भी इन गाइडेंस को ले, क्योंकि देखिए जिस व्यक्ति के पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो ना, तो वो हमेशा कभी आपको गलत राय नहीं देगा, क्योंकि एक्सपीरियंस वाला ही इंसान आपको सही राय दे सकता है, जिससे कि शायद हो सकता है आप सही ट्रैक पर आ जाएं। एंड इतना तो हो गया है कि आप जज कर सकते हैं चीजों को इस पॉडकास्ट के जरिए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं, देखिए मैं सजेस्ट जरूर करूंगा कि आप इनकी बुक पढ़िए, क्योंकि इन्होंने मेरे को तो कन्विंस कर लिया कि मैं इनकी बुक पढ़ने वाला हूं। हालांकि आई एम नॉट अ पर्सन, बुक लवर नहीं हूं मैं, बट आई विल डेफिनेटली मेक सम टाइम कि मैं इनकी बुक रीड करूं, उसके बाद भी मैं इनको एक फीडबैक शेयर करूंगा। आप भी फीडबैक अपना जरूर शेयर कीजिए इस पॉडकास्ट का भी कमेंट करके, एंड इनकी बुक को रीड करके। एंड स्वर्णिमा जी की डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया हैंडल इनके मेंशन है। मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही बेहतरीन, एक ऐसे ही प्यार भरे टॉपिक के साथ और एक ऐसे ही प्यारे गेस्ट के साथ। So this is Shubhi signing off from our podcast. Thank you so much everyone, and thank you so much Swarnima ji. Thank you so much. Thank you.